आज से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया, जिसमें इजराइल के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने भी हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर अटैक किया और हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई। अब इजराइल ठीक एक साल बाद भी अपने इसी काम में लगा हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के 90% नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजराइल ने जो युद्ध गाजा पट्टी में शुरू किया था, वो अब मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैलता जा रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप हमास के समर्थन के लिए पिछले एक साल से इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह, जो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह का चीफ बना हुआ था, इजराइल की मिसाइलों ने उसे सिर्फ एक ही हवाई हमले में ढेर कर दिया। और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अपनी सेना लेबनान के अंदर भेज दी है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हालांकि इसमें इजराइल के किसी भी नागरिक के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया जवाब में इजराइल के ईरान पर हमले का इंतजार कर रही है। इजराइल कब और किस टाइम ईरान पर हमला बोल दे, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल के ईरान पर हमले को लेकर कहा कि इजराइल के पास ईरान की वर्तमान रेजिम को खत्म करने का बेहतरीन मौका है और ये इजराइल को 50 सालों के बाद मिला है। इजराइल के पूर्व पीएम बेनेट ने यह भी कहा कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनर्जी फैसिलिटीज को ध्वस्त कर देना चाहिए। बेनेट ने ईरान के प्रति काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें बच्चों के भविष्य के लिए इस भयानक खतरे और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से हमले को अंजाम दे सकता है। तो ये तो थी इजराइल और ईरान के बीच तनाव की पूरी टाइमलाइन। अब आपको विस्तार में बताते हैं ईरान और इजराइल दोनों देशों के संबंधों के बारे में। एक समय था जब ये दोनों देश काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती ऐसी कि ईरान इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था। जब ईरान पर इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला किया तो इजराइल की उसकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आया था। उसने ईरान को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों देशों के बीच एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने पर अब लड़ाई छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत साल 1979 में हुई। इसी साल ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई। इस क्रांति के पहले ईरान पश्चिम एशिया में इजराइल का एक प्रमुख सहयोगी था। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में राजशाही थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत थे। लेकिन साल 1979 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। ईरान में जब साल 1979 से पहले राजवंश का शासन था तो उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खास सहयोगी माना जाता था। ईरान तब इतना कट्टर नहीं था। वहां महिलाओं की स्थिति ऐसी ही थी जैसे कि वर्तमान यूरोप में है। लेकिन साल 1979 के बाद ईरान में एक ऐसा बदलाव आया कि महिलाओं की जिंदगी नर्क के समान हो गई। और इसी साल इस्लामिक क्रांति के कारण मोहम्मद रजा पहलवी ईरान की सत्ता से बाहर हो गए। शाह के जाने के बाद ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई, जो इजराइल को अपना वैचारिक शत्रु मानता है। ईरान की सत्ता संभालने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश करना शुरू किया। खुमैनी ने इजराइल को शैतानी शक्ति तक घोषित कर दिया था। ईरान का कहना था कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसे ये कब्जा छोड़ना होगा। 1982 में जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसपैठ कर एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या कर दी थी, इसके बाद एक बस को हाईजैक कर 34 बंधकों को मार दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था और उसके बाद से ही ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने वहां के शिया मुसलमानों के साथ मिलकर सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह की स्थापना की और वर्तमान इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर सबसे खतरनाक शत्रु के रूप में देखता है। हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद कई इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी वजह से इजराइल और ईरान की दुश्मनी बढ़ती चली गई। जैसे कि साल 2002 में इजराइल को ये पता चला कि ईरान एक गुप्त यूरोपियन संवर्धन कार्यक्रम के तहत परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है।
इससे ईरान ने इनकार किया। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तेहरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। 2006 में इजराइल ने लेबनान में 1 महीने तक चले युद्ध में हिजबुल्लाह से लड़ाई की, लेकिन भारी हथियारों से लैस समूह को कुचलने में असमर्थ रहा। साल 2009 में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक भाषण में इजराइल को एक खतरनाक और घातक कैंसर बताया। साल 2010 में स्टक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वायरस के जरिए ईरान ने नटांज परमाणु स्थल पर यूरोपीय संवर्धन सुविधा पर हमला किया गया। माना जाता है कि इस हमले को अमेरिका और इजराइल ने अंजाम दिया था। इसके बाद साल 2012 में ईरानी परमाणु विज्ञानी मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की तेहरान में एक मोटरसाइकिल चालक द्वारा उनकी कार में बम रखने से मौत हो गई। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को दोषी ठहराया। इसके बाद साल 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हटने की सराहना की। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। 2020 में इजराइल ने बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का स्वागत किया। 2021 में ईरान ने मोहसिन फरूख जाहिदी की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। मोहसिन को गुप्त रूप से ईरान में परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के लिए एक मास्टरमाइंड के रूप में देखा गया था। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी कितनी पुरानी है और ईरान ने हिजबुल्लाह ग्रुप को कैसे बनाया था। साथ ही मिडिल ईस्ट में इस समय किस तरह के हालात हैं, ये भी आप जान चुके होंगे। ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।